हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेस्टमेंट थीम। आज हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की, वो है एयरलाइन सेक्टर। ये हमारे निजी जीवन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। और अगर ये प्रेजेंटेशन आप देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सेक्टर इंडिया का ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कितना ज़बरदस्त टेलविंड है इस सेक्टर के अंदर में, कि आप इस सेक्टर को मिस नहीं कर सकते एज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस के माध्यम से मैं एक एक सेक्टर, एक एक थीम्स, एक एक आइडियाज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए भी एक लर्निंग जर्नी है। और क्योंकि मैं सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बने तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे में वो प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप चाहे तो स्टॉकेज के अंदर में, स्टॉकेज लर्न में जाके लर्न टू इन्वेस्ट में ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी थीम्स कवर किया है, कई स्टॉक्स तो चल भी रहे हैं, कई स्टॉक्स नहीं भी चल रहे हैं। मैंने एक प्रोसेस बताया है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, कि इन्वेस्टमेंट थीम से मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ और उनमें मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिएगा, मेरा मॉडल में ना एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूँ, एटलीस्ट अभी तो नहीं हूँ। मैं बनने की कोशिश करूँगा बाद में, जब मेरी एज हो जाएगी। बट अभी मैं वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एक मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। और मैं थीम को उसी माध्यम के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा थीम में अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करके निकल जाना चाहता हूँ। तो एयरलाइन इंडस्ट्री जिस पे आज चर्चा करेंगे, पोटेंशियली ये एक थीम है जिसमें आप मोमेंटम प्ले करना चाहेंगे। तो मैं हूँ आपके सामने, प्रेजेंटेशन है मेरे सामने, चलिए चर्चा चालू करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके वैल्यू चेन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले तो वो कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है, एयरलाइन ऑपरेटर जिसको लाइसेंस मिलता है ऑपरेट करने को। उसके बाद एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है जो कि एयरपोर्ट्स बना रही है। फिर प्रोक्योरमेंट और लीजिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज सारी एयरलाइन कंपनी सारे एयरक्राफ्ट ओन नहीं करती है, वो लोग लीज पे भी उनको लेती है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडिया में तो कोई नहीं करता है, बट जो बाहर की कंपनीज है, बोइंग, एयरबस। और ग्राउंड हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक, ये मोटा मोटी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री का वैल्यू चेन को यहाँ पर डिफाइन करता है। थोड़ा बहुत ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपने इंडिया पे आते हैं। तो ये ग्राफ बताता है कि कैसे नंबर ऑफ पैसेंजर, जो कि ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री में 2004 से 2024 का ट्रेंड देखें तो 2004 में तकरीबन 2000 मिलियन पैसेंजर दुनिया भर में एयरलाइंस को यूज करते थे। और धीरे धीरे आप देखिए ये ग्रोथ पॉजिटिव ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ग्रोथ इज पॉजिटिव एक्सेप्ट ऑन द कोविड, विच इज 2020, 2021, 22, 23। और अब वापस से 2024 में ये नंबर 2019 के ऊपर चलना चालू हो गया है। तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम सब ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी आर ओके ट्रैवलिंग, चाहे जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की दुनिया आ जाए, चाहे जूम आ जाए, कुछ भी आ जाए। बट जो वन टू वन जो प्लेसेस ट्रैवल करने का जो पैशन है हम सब के अंदर में, ये बढ़ता जा रहा है दुनिया भर के अंदर में। और यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रैवल इज एयरलाइन। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया का इंटरनेशनल सीट्स पर कैपिटल देखे तो बहुत ही मिनिस्कुल है, इट्स ओनली 0.06। ऑल्दो इंडिया का जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है। इंडिया का जो रैंक है केवल 18 है। इसका मतलब कितना रूम है इंडिया में, कि हम मार्केट बहुत बड़े हैं बट हमारा पेनिट्रेशन अभी बहुत ही छोटा सा रह गया है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में ग्रो करने का। जब भी हम इंडिया को कंपेयर करते हैं, हम ऑब्वियसली यूएस से कंपैरिजन करते हैं, बट रियल कंपैरिजन इस मामले में चाइना से होना चाहिए, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया और चाइना कंपेरेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स चाइना में है तकरीबन 365, इंडिया में है 150। जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो एयरलाइन इंडस्ट्री का है इंडिया में तकरीबन 2.4% है और चाइना में है 4%। और नंबर ऑफ फ्लीट्स देखें तो चाइना के अंदर में 4200 एयरक्राफ्ट फ्लीट्स हैं और इंडिया में केवल 800 है। ये स्लाइड अपने आप में बता रहा है कि इतना पोटेंशियल है इंडिया में इस इंडस्ट्री में, कि अगर आप सही स्टॉक में घुसे हुए हैं या घुसते जाएंगे तो इसमें आपको पैसा बनने का चांसेस काफ़ी हाई है। इंडिया और चाइना का एयर ट्रैफिक का अगर मैं डिफरेंस को यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ तो इधर चाइना है, इधर इंडिया है।
चाइना में देखें नंबर ऑफ पैसेंजर्स मिलियंस में तकरीबन 730 मिलियन पैसेंजर्स चाइना में, और इंडिया के अंदर में नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखें 2024 का तो वो है 376 मिलियन पैसेंजर। इस साल ऑलरेडी तकरीबन 200 मिलियन पैसेंजर हो चुके हैं। ये डेटा है टिल सितंबर, मतलब पहला 6 महीना। तो मैं 200 और मानूं तो इस साल हम डेफिनेटली पिछले साल के नंबर्स को भी ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? बोइंग करता है, एयरबस करता है। चाइना के अंदर में भी कोमैक C919 ये एक एयरक्राफ्ट है जो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। तो चाइना भी चाहता है कि वो वन ऑफ द की प्लेयर बन जाए एरोस्पेस मार्केट के अंदर में। बोइंग और एयरबस, ओइंग बोइंग और एयरबस का डुओपोली जो है उसको चैलेंज करने के लिए चाइना की एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसने चालू किया है। रिलेटिवली चाइना का प्रोडक्ट है, स्केल में प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट कॉन्शियसनेस है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना तो समय लगता है कॉन्फिडेंस आने में। दुनिया में आज बोइंग और एयरबस का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, अब देखिए बोइंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो उसके बाद भी हिल गया था पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री। तो कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा, बट एक बार आ गया तो फिर डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है एयरक्राफ्ट की दुनिया भर में। स्टॉक प्राइस की थोड़ी बात करें, जस्ट एक टेंजेंट चेंज करते हैं तो जो इंडिगो है, जो लीडर है इंडिया के अंदर में, वो ऑलरेडी 3 टाइम्स पिछले 11 साल में बढ़ चुका है। और अगर हम यूएस मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, जो यूएस के मेजर एयरलाइंस है जिसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, उसमें रिलेटिवली उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना इंडिगो में हुआ। वो भी ग्रो किए बट इंडिगो हैज़ ऑलरेडी आउट परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ चुका है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रीज़न है ना कि इंडिगो बढ़ा है। तो एयरलाइन सेक्टर का टेलविंड में जो ग्रोथ है उसका बेनिफिशियरी ये सब कंपनीज हैं और होते रहेंगे। ये बड़ा अच्छा स्लाइड है। अच्छा, मैंने तो थैंक यू नहीं बोला, बहुत सारे सोर्सेज से हमने स्लाइड्स को लिया है, हमारी टीम ने इस पे काम किया है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये लवली नॉलेज एक्वायर करने के लिए। और पर्सनली तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है इस स्लाइड में कहीं पर भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं इंडिया, यूएस और चाइना का। तो मेजर प्लेयर इंडिया के अंदर में है इंडिगो, एयर इंडिया जो टाटा हो गया, स्पाइस जेट। यूएस में अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन। चाइना के अंदर में एयर चाइना और चाइना ईस्टर्न जो कि 100% नेशनलाइज्ड फ्लाइट्स है। ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया नंबर 3 हुआ डोमेस्टिक, नंबर 3 है डोमेस्टिक के अंदर में और ग्लोबली राइज हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है ग्लोबली। रेगुलेटर इंडिया में डीजीसीए है, यूएस के अंदर में एफएए है और चाइना में सीएएसी है। ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर में 10 से 12% एनुअलाइज्ड, यूएस के अंदर में 3 से 4% एनुअलाइज्ड और चाइना में 7 से 9% एनुअलाइज्ड। मार्केट जो है इंडिया का ग्रोइंग और डायनेमिक मार्केट है, यूएस का ऑलरेडी मेच्योर और कॉम्पिटिटिव मार्केट है और चाइना का ग्रोइंग और स्टेट डोमिनेटेड मार्केट है। चैलेंजेस, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है खर्चा, तो हाई फ्यूल कॉस्ट और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट्स नहीं है ज़्यादा, तो एयरलाइन खरीद भी लोगे तो उड़ाओगे कहाँ, हाँ? तो वो एक चैलेंज है। यूएस के अंदर में एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर शॉर्टेजेस जिसके कारण कॉस्ट बहुत हाई होता है। और चाइना तो आपको पता ही है गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, जो गवर्नमेंट को करना है वही चाइना में चलेगा। इंडिया का एविएशन सेक्टर का इवोल्यूशन की बात करते हैं तो FY24 में तकरीबन 376 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे। FY25 में ऑलमोस्ट 200 मिलियन ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं सितंबर तक, तो जिसको हम क्रॉस कर जाएंगे। प्रोजेक्शन है, IBEF का प्रोजेक्शन है कि 2036 तक इंडिया में 480 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। मेरी बात माने तो मुझे लगता है कि ये उसके पहले ही हो जाएगा। 2036 बहुत दूर है, क्योंकि हम ऑलरेडी 400 तो करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2030 के अंदर में ही हम 500 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करने लगेंगे, बिकॉज द वे एयरपोर्ट ग्रोथ इज हैपनिंग, आई थिंक इंडिया इज पॉइज्ड फॉर अ मैसिव टेलविंड इन दिस सेक्टर। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात करें तो DGCA जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। क्यों इंडिया के अंदर में टेलविंड है? क्योंकि रोबस्ट डिमांड है, मिडिल क्लास का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, मिडिल क्लास लोअर से अपर की तरफ मूव कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ है मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस में, बिकॉज जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट आएंगे, जितना एयरपोर्ट्स आएगा, उतना मेंटेनेंस के अंदर में अपॉर्चुनिटीज़ है। पॉलिसी सपोर्ट कर रही है,
अभी जो एफडीआई पॉलिसी इंडिया की उसमें 100% एफडीआई इन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल, एयरलाइन, ऑटोमेटिक 49% और गवर्नमेंट रूट के थ्रू 49% भी ऑन जा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल में ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और सेक्टर विटनेस करना चाह रहा है $25 बिलियन 2027 तक इस सेक्टर में आएगा। ये हो गया टिपिकल कॉस्ट ऑफ एयरलाइन कंपनीज इन इंडिया। तो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है एटीएफ, जो कि फ्यूल है, जो तेल है, जैसे एयरलाइन चलती है, 45% रिप्रेजेंट्स दैट कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सेकंड है, उसके बाद डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, जो भी फ्लाइट है उसका अमोर्टाइजेशन, यूजर चार्जेस, फ्लाइट क्यू, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग्स में टिकट सेल एंड प्रमोशन, जनरल, ये मोटा मोटी डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। पर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो है एयरक्राफ्ट। इसका मतलब तेल का अगर दाम बढ़ेगा तो एयरलाइन कंपनीज के लिए खराब होता है, बिकॉज वो इतना कस्टमर से नहीं ले पाते जितना तेल का दाम बढ़ने के कारण उनका बॉटम लाइन में इम्पैक्ट आता है। हैविंग सेड दैट, अगर मिस्टर ट्रम्प की बात हम माने और अगर वो ड्रिल बेबी ड्रिल में बिलीव करते हैं तो तेल का दाम वो कम रखना चाहते हैं। अगर तेल का दाम कम हो जाए तो फिर एयरलाइन कंपनीज के लिए बल्ले बल्ले, है ना। बाय द वे कुछ अभी बातचीत चल रही है कि हाइड्रोजन गैस फ्यूल्ड एयरलाइंस भी आएंगे। अगर वो हो गया तो दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर दिस इंडस्ट्री। Hello guys, I hope you guys are enjoying the video. I thoroughly enjoyed recording it. Guys, just few seconds, I wanted to leave a message to you. I have been in market for 19 years, you know that. And this 19 years of market experience has taught me so many things. One of the key learning is we need to have mentor. We really need someone who can guide us in our journey of excellence. Because of this need, I thought I should create a special program which is very, very relevant for anyone who want to become a trader. So we designed a program called Trading Mentorship Program. I think it's world's only program where we have 5 mentors and 5 associates who make sure that anyone who want to learn trading part-time or full-time can go through that journey of learning wisely. So the link is below this video. If you want to become part of me, do join. Now let's go back to the video. यूनियन बजट में बहुत कुछ होता रहता है। इस एयरलाइन इंडस्ट्री को नया बजट आएगा तो देखते हैं उसमें क्या होता है। बट लास्ट बजट में तकरीबन 2360 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। उड़ान एक स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट ट्राई करी है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जहाँ पर रियल भारत अब रिसाइड करता है वहाँ पर एयरपोर्ट्स और बढ़े। कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ थे जीएसटी के अंदर में, उनको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। एक सिंपल 5% फ्लैट जीएसटी इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। और नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स फॉर भारत एम्स टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड इंडियाज एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एयरलाइन डिमांड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ग्राफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अगेन IBEF से हमने लिया ये ग्राफ। तो डोमेस्टिक डिमांड के अंदर में ऑलरेडी हम 87 कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, 87% कैपेसिटी में, और इंटरनेशनल के अंदर में हम 83% कर रहे हैं। इसका मतलब स्कोप है अभी भी हम 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। वैसे आप खुद भी ट्रैवल करते हैं तो आपको पता ही है कितना ज़बरदस्त डिमांड है, फ्लाइट्स भरे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है फ्लाइट में पता है यार? वो लगेज का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक एक लगेज बोलते तो हैं बट सीट्स इतनी छोटी छोटी कर दी उन लोगों ने, इतनी पास पास कर दी, एक लगेज ले जाओ तो भी नहीं जगह मिलती है। ऐसा तो डिमांड है और ऑब्वियसली दे वांट टू मेक द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ दैट डिमांड। डोमेस्टिक डेमोग्राफिक आउटलुक देखें अगर तो छोटे शहरों से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से क्या होता है कि गुड ओवरऑल लोगों के ट्रैवल की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो वो कभी रोड लेंगे कभी फ्लाइट लेंगे। नॉन मेट्रो टू नॉन मेट्रो रूट्स जो है वो 19% ग्रो किया है। मेट्रो टू नॉन मेट्रो रूट्स जो है वो 6.5%। तो बेसिकली नॉन मेट्रो टू नॉन मेट्रो ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो रियल ग्रोथ तो भारत से आएगा अगर इंडिया ग्रो करेगा तो। जेट फ्यूल का ट्रेंड देखें 2018 से 2020 में, तो पहले 124 रुपये पर गैलन हुआ करता था जनवरी 18 में। आज की रेट में इसका दाम हो गया 214 रुपये पर गैलन। मतलब प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, नॉट डबल्ड, आई मीन 75% दाम बढ़ चुके हैं जेट फ्यूल का ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। लेकिन फ्लाइट का दाम इतना बढ़ा है क्या? मैं कलकत्ता टू बॉम्बे जाता था तो आने जाने में मेरा 12,000 रुपये खर्चा होता था, अभी आने जाने में 15,000 रुपये होते हैं। तो फ्लाइट के दाम उतने नहीं बढ़े टिकट्स के, लेकिन हाँ तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए फॉर अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव।
अरे ये स्लाइड तो भूल ही रहे बात। एयरफेयर ट्रेंड अगर देखें आप तो इंटरनेशनल एयरफेयर के अंदर में 16% इंक्रीज हुआ है, वेर एज डोमेस्टिक एयरफेयर में एवरेज में 43% इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेटर है फॉर ऑल दीज एयरलाइन कंपनीज इज प्रेफरेंशियल सीटिंग, वैल्यू बैगेज फीस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैरेज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैरेज, बैगेज कैरेज, लाउंज एक्सेस, मील एंड स्नैक चार्जेस, इन सब से ये लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाने लग गया है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो लीडर जो है वो इंडिगो है, 63% मार्केट शेयर इंडिगो के पास में है। फिर एयर इंडिया ग्रुप है 9.7%, विस्तारा एयर इंडिया ग्रुप टुगेदर हो गया, स्पाइस जेट जो है 5.4%, अकासा एयरलाइन का ऑलरेडी 4.7% हो गया। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिगो इज अ लीडर, बट आई थिंक देर इज अनदर स्कोप ऑफ अ second leader in this space, or Air India ideally combining both Vistara and Air India should eventually do good. तो इंडिगो ही आज के रेट में प्रॉक्सी अच्छा प्ले है। इंडिगो जो है वो उसके पास 434 एयरक्राफ्ट है और उनका एवरेज एज ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज ओनली 4.9 ईयर्स, विच इज़ नॉट वेरी हाई। इसका मार्केट शेयर और इंटरनेशनल ट्रैफिक इज 18%। स्टॉक एक्सपेंसिव दिखता है, शायद ये स्टॉक एक्सपेंसिव ही रहेगा। तो मैं तो ये काम करता हूँ, इसको ना मैंने SIP में डाल रखा है अपने बच्चों के लिए। तो जब भी ये स्टॉक गिरता है मैं ले लेता हूँ, बिकॉज माई किड्स लव दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस जहाँ पर ट्रैवल हो, क्योंकि उनको ट्रैवल खुद भी बहुत पसंद है। इंडिगो का इट्स अ वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे। हाँ, और पाथ टू एफिशिएंसी उनका काफ़ी क्लियर रहता है। जैसे नियो एयरक्राफ्ट पे वो जा रहे हैं तो इट हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस्ड A320 करंट इंजन ऑप्शन टू A320 नियो में 15% फ्यूल एफिशिएंसी होती है, विच ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे उनका बॉटम लाइन में उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो इंडिगो इज अ कंपनी विच इज़ वेरी, आई मीन दे आर द लीडर्स फॉर अ रीजन, and I think they will continue to be the leader. Second company, unfortunately Air India listed नहीं है, तो second company which is relevant is SpiceJet. Although इसकी हालत ख़राब रहती है, बोइंग का बहुत बड़ा रोल था इसके कारण। 64 एयरक्राफ्ट है, लेकिन एयरक्राफ्ट की एवरेज एज है 14 साल, बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट है इनके पास, और केवल 28 एयरक्राफ्ट ही इसमें ऑपरेटिव है। बट SpiceJet जनरली ऑपरेट्स अंडर द उड़ान फ्लाइट, विच इज़ नॉन मेट्रो टू नॉन मेट्रो में SpiceJet का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। तो इंडिगो का ऊपर में आप देखिए क्या उसका स्ट्रैटेजी है वर्सेस SpiceJet देखें तो दोनों अलग अलग चीज़ें, एप्पल और ऑरेंज है। SpiceJet का एक अपना पाथ है, इंडिगो का अपना पाथ है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप SpiceJet लीजिए, इंडिगो लीजिए, ये टोटली अब आप पे डिपेंड करता है कि किस जोन में आप जाना चाहते हैं। SpiceJet ऑब्वियसली फाइनेंशियली इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल, Indigo in that sense is much more stable in terms of financial performance. ये चार्ट हमको मिला था एक ब्रोकिंग फर्म के रिपोर्ट से, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशन तो मोटा मोटी अब ऑन परफॉर्मेंस होने लग गया है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स। SpiceJet की हालत ख़राब थी पहले, यू सी दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल, बट SpiceJet ऑल्सो एटलीस्ट नवंबर के अंदर में वो ऑन परफॉर्मेंस पे थे। अब विंटर में ऑब्वियसली थिंग्स हैव बिकम बैड फॉर मोस्ट ऑफ द एयरलाइन। प्रॉक्सी प्ले अपार्ट फ्रॉम दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में आता है GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट जो है वो GMR से निकला हुआ एक अलग एंटिटी है, डिमर्ज कर दिया गया था। इसका टोटल मार्केट कैप है 81,000 करोड़। कंपनी के पास में 2,520 एकड़ ऑफ लैंड बैंक है, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी यूज हो सकता है अक्रॉस द एयरपोर्ट पोर्टफोलियो। देन इंडियन होटल है, ताज ग्रुप। आप देखो जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ पे ताज ग्रुप के होटल्स भी अटैच्ड है। प्लस जो खाना सर्व किया जाता है, जैसे अब एयर इंडिया के स्टॉक्स तो लिस्टेड नहीं है, बट एयर इंडिया में जो आपको खाना सर्व किया जा रहा है वो ताज सैट्स, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लाइट केटरिंग सर्विस इन इंडिया है। तो डायरेक्ट आपको इसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इंडियन होटल ग्रुप के अंदर में ही इस पर्टिकुलर बिजनेस का एक्सपोजर आपको मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये जो ATF जो फ्यूल है वो प्रोवाइड करती है, तो अगेन इसका डायरेक्ट एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इंडियन ऑयल और भी बहुत काम करती है। बट अगर आपको एक्सपोजर लेना है, बिकॉज दे हैव लिटरल मोनोपोली इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। बाय द वे, बंद करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक तो हम इसको ऐड करेंगे ट्रेडिंग में, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। फ्लाइट रडार 24 ये आपको बताता रहता है कि कौन से फ्लाइट कहाँ जा रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट। और DG यात्रा, विच इज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन इंडिया। आई थिंक ये पूरे
one of the most amazing tech applications we are seeing in India, which is cooling down the frustration which involves waiting time in airports. And जितना ये सिंप्लीफाई होगा, जितना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा, उतना पॉसिबिलिटीज है कि हम और ज़्यादा पेनिट्रेशन इन दिस डोमेन देख पाएंगे. थैंक यू एवरीवन. ये कुछ कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से हमने रिपोर्ट लिया है. तो फटाफट अब ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और वहाँ अपन लोग ऐड करते हैं. ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने वीबी इन्वेस्टमेंट थीम्स यहाँ पर ऐड कर रखा है. और देखिए कितने सारे थीम्स में हम लोगों ने बातचीत की है. ये एनीवेज ये थीम का मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे, सो यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू. लेट मी जस्ट ऐड अ सेक्शन हेयर. तो एक सेक्शन ऐड करता हूँ और इसको यहाँ बोलता हूँ एयरलाइन इंडस्ट्री, और स्टॉक्स को अपने ऐड करते हैं. तो कौन कौन से स्टॉक अपन लोगों ने देखा है? मेनली तो इंडिगो है, स्पाइसजेट है. तो लेट्स ऐड इंडिगो, स्पाइसजेट और अपने जीएमआर एयरपोर्ट और उसके बाद इंडियन होटल. इंडियन होटल टेक्निकली नहीं होना चाहिए, आईओसी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत कम परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू एक्चुअली इज फोकस फ्रॉम हेयर. तो ब्रॉडली यही 3 कंपनी है जो एयरलाइन सेक्टर को बिलोंग करती है. इंडिगो, आप देखिए इंडिगो को ये अपना 200 मूविंग एवरेज की जस्ट नीचे है. आई थिंक अगर ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो इट हैज़ टू बी, आई मीन यू हैव टू लुक एट दिस फ्रॉम अ SIP पर्सपेक्टिव. और मोमेंटम अभी इसके अंदर में देखने की कोशिश करते हैं मोमेंटम है क्या, बट अपेरेंटली हाँ मोमेंटम है इसमें, अभी मोमेंटम कंटिन्यूड है. तो इसका 200 सॉरी ये डिक्सॉन में चला गया, माफ कीजिएगा. लेट्स गो टू इंडिगो. या इसका मोमेंटम अभी थोड़ा सा डाउन है, 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे है. तो ये अभी हम इसमें बड़ा पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते, लेकिन हाँ इसको अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, SIP करना है तो कर सकते हैं. बड़ा पोजीशन से मोमेंटम में तभी बिल्ड करूंगा जब ये ग्रीन होगा और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा. सिमिलरली स्पाइसजेट के अंदर भी देख लेते हैं. इसमें अभी हम पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज मोमेंटम वाइज स्टॉक की हालत अभी बहुत खराब है. GMR एयरपोर्ट के अंदर में भी हम अभी पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते. तो मेरा थ्योरी क्या है? मेरा थ्योरी है कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में फोकस करूंगा जिसमें मोमेंटम है, मतलब ये ग्रीन है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्म है और RS भी पॉजिटिव. जैसे ये देखिए BDL, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मोमेंटम भी इसके अंदर में आ गया है, ग्रीन है, RS भी पॉजिटिव है. तो ये स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट रहेगा. आई थिंक ये भारत डायनेमिक है विच इज डिफेंस स्टोरी. ठीक है, तो अगर आप डिफेंस स्टोरी में कन्विंस्ड है तो ये सारे स्टॉक्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और अपना मोमेंटम प्ले कर सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा मेरा मोमेंटम प्ले का सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक और है, वो है कि निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए. निफ्टी अभी 23,665 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे चल रहा है. तो मैं अभी किसी भी स्टॉक में नया पोजीशन नहीं बिल्ड करूंगा. इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक में मेरा पोजीशन है और वो वीक हो रहा है तो मैं उसमें निकलने का ही प्लान करूंगा. आई वुड नॉट माइंड सिटिंग इन कैश एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर. लेकिन हाँ मेरा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो पोर्टफोलियो है जो मैं बच्चों के लिए बिल्ड कर रहा हूँ उसमें मैं इंडिगो SIP के लिए डेफिनेटली ऐड कर दूंगा. दिस इज व्हाट आई हैव इन माय माइंड. आई होप यू लाइक्ड इट. मुझे बहुत पसंद आया ये रिकॉर्ड करके, और अंडरस्टैंडिंग मिली, और डीप अंडरस्टैंडिंग मिला हूँ. और मैं कोशिश करूँगा इस तरह के थीम्स को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करूँ. अगर आपको पसंद आया हो तो डू शेयर इट विद एवरीवन यू नो, बिकॉज काम तो अच्छा ही कर रहा हूँ. और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना और अच्छा करने की कोशिश करूंगा. ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद.